आप सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं दिव्या माथुर जी की कहानी बोध। जूही को लगा कि दीवार मौत नहीं, दर्द था, दुख था, जिसके पार जाना नामुमकिन था। पंखे की हवा दर्द को कमरे में घुमा घुमा कर गहरा रही थी। कब सूरज ढला, कब चांद उगा, जूही को कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ उसे क्रोध आता कि सूरज क्यों उगा, सुबह क्यों हुई, या फिर फूल क्यों खिले। अलमारियों में टंगा दर्द, दराजों में बंद दर्द, छत से लटका दर्द, दीवारों से सिर मारता दर्द, चौखट पर पैर पटकता दर्द, बिस्तर पर बिछा दर्द, दर्द ही दर्द। जूही की पोरों से रिश्ते इस दर्द ने पूरे घर को अपने कब्जे में कर लिया था। केतली में दर्द को उबालती, प्याले में उड़ेलती और चम्मच से हिलाकर पति अजीत के सामने रख देती। उसी दर्द के थोड़े से घूंट खुद भी सटक लेती। शाम को दर्द पकाती, दर्द परोसती और स्वयं भी थोड़े से दर्द के कौर निगल लेती। अजीत भी किसी तरह उसके दर्द को गटक कर बिस्तर पर लेट जाता और इंतजार करता कि कब जूही दर्द लिए बिछ जाए उसकी बगल में और वह करवट लिए नींद की मिन्नत करे कि वह आ जाए और वे भूल भटक कर सो जाएं, चाहे सदा के लिए ही। फैले हुए कैंसर की मानिंद दुख और दर्द जूही के पूरे तन बदन में फैल गए थे। हाथ पैरों में, सीने में, पेट में, गुर्दों में, नसों में। जूही के बदन में खून की जगह दुख और दर्द दौड़ते। वह अपने को टटोल टटोल कर देखती रहती कि कोई ऐसी जगह बची थी जहां उसे दर्द ना महसूस हो, और फिर गुहार लगा उठती कि भगवान उसे उठा क्यों नहीं लेते। कम से कम अजीत को ही थोड़ी सी राहत मिल जाए। जूही को लगता कि दिन में उसे कई दिल के दौरे पड़ते हों, पर वह ना जाने मरती क्यों नहीं। जूही जानती थी कि अजीत उबर चुका था उस हादसे से और फिर से जीवन जीने के लिए भी तैयार था, लेकिन वह उसे चैन की एक सांस भी नहीं लेने देती। और दे भी क्यों? अन्वेष अजीत का भी तो बेटा था। इस बात से वह हैरान और परेशान थी कि वह क्यों नहीं तड़पता। अजीत और उसकी माँ को तो बस एक और बच्चा करने की पड़ी थी ताकि वह अन्वेष की जगह ले सके। कैसे भूल सकते हैं लोग एक जीवन को जो अचानक मौत के घाट उतार दिया गया। जूही एक खींचे तार सी रहती। रिश्तेदार और पड़ोसी डरे डरे रहते कि सटाक से ये कोड़ा ना जाने किस पर पड़े। भ्रिकुटी ताने और माथे पर शिकनों का अंबार संभाले दिन और रात वह पहरे पर रहती कि कहीं कोई मुस्कुरा भर दे तो वह दिल की भड़ास उसी पर निकाल सके। टीवी देखते समय यदि एक मुस्कुराहट उसके पर फूट भी पड़ती तो वह अपने को गुनाहगार मान और भी गम में डूब जाती। अन्वेष से सौ सौ बार माफी मांगती। अजीत जरा हंस भर भी देता तो वह उससे एक अभियुक्त जैसा व्यवहार करती। यूं भी अजीत अपने को हमेशा कटघरे में खड़ा महसूस करता कि जो ही ना जाने कब उसे एक लंबी सजा सुना दे। जूही को लगता कि अन्वेष के गम को बदन पर लपेट, हाथ पांव समेट एक गठरी बनकर बस मर जाए। उसके मृत शरीर को कोई बिना नहलाए और बिना सीधा किए भस्म कर डाले। अन्वेष की मृत्यु के लिए जूही सबको दोषी ठहराती, चाहे वो सड़क हो या उस पर चलते वाहन, कार व बस के चालक, स्थानीय काउंसिल से लेकर देश के प्रधानमंत्री ब्राउन और उसकी सरकार। सभी उसके बेटे की मृत्यु के लिए बराबर के जिम्मेदार थे और बराबर के दोषी भी। न अजीत उन्हें लंदन लाता, न वे यहाँ बसते और न ही यह दुर्घटना होती। वह विवाह के लिए ही क्यों राजी हुई? न वह राजी होती, न उसका विवाह अजीत से होता। अन्वेष जन्मता ही नहीं तो मरता क्यों? कभी कभी जूही सोचती कि वह पैदा ही क्यों हुई, या पैदा होते ही क्यों न मर गई। वह जानती थी कि ऐसा सोचना निरर्थक था, पर सोच पर उसका जोर नहीं रहा था। यह उधेड़ बूंद 24 घंटे उस पर हावी रहती। अन्वेष के जन्म पर वह फूली नहीं समाई थी, उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। अन्वेष जैसा बेटा पूरी दुनिया में ढूंढना मुश्किल था। सोते हुए भी वह उसे निहारती रहती, फिर इस डर से कि कहीं उसे नजर न लग जाए, उसके जागते ही कच्चे दूध और नमक से उसकी नजर उतारती। स्कूल छोड़ने जाती तो वहीं लाइब्रेरी में ही बैठकर इंतजार करती कि कब स्कूल बंद हो और वह उसे घर ले जाए। कभी उसके लिए आलू के पराठे बनाती तो कभी शाही पनीर। अन्वेष जल्दी ही सो जाता था।
अजीत दफ्तर से वापस आता तो वे दोनों 2.5-3 घंटे इकट्ठे गुजारते। खाना खाकर कभी वीडियो देखते तो कभी मोनोपली खेलते या फिर अन्वेष को बैठे निहारते कि वह कैसे जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा था। जिंदगी बड़े मजे में गुजर रही थी कि एक शनिवार को अन्वेष ना जाने कब साइकिल लेकर मुख्य सड़क पर निकल गया। जूही खाना लगा रही थी और अजीत गैरेज साफ कर रहा था। मिनटों में खेल खत्म हो गया था। अस्पताल ले जाने की भी नौबत नहीं आई। जूही लगातार चिल्ला रही थी, अन्वेष, माई बेबी, बेटा आंखें खोलो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे अचानक अन्वेष उन्हें छोड़कर चल बसेगा। उसके बाद ना तो कभी ढंग से मेज ही सजी, ना ही कभी गैरेज ही साफ हो पाया। अन्वेष की अकाल मृत्यु की खबर सुनकर अमेरिका से जूही के भाई भाभी और इंदौर से अजीत के माँ बाप दूसरे दिन ही लंदन पहुंच गए थे। जूही को संयत करने के लिए इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। जब वह होश में होती तो ऐसे बर्ताव करती कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कभी सफाई में लग जाती तो कभी खाना बनाने में। यंत्र चालित सी वह मेहमानों का पूरा पूरा ध्यान रख रही थी, जैसे कि एक सपने में सब कुछ कर रही हो। भाई भाभी एक हफ्ते में अमेरिका वापस चले गए। करते भी क्या? अजीत की माँ बेटे बहू के लिए बहुत दुखी थी। अजीत चाहता था कि माँ भी अब चली जाए, क्योंकि वह कुछ न कुछ कहती रहती थी जो उसे स्वयं अच्छा नहीं लगता था। बेटा, जो हुआ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, पर हम सबको जिंदा तो रहना ही पड़ेगा ना। जो जिंदा है उनका तो ध्यान करो। ऐसे कब तक चलेगा बेटे? एक और बच्चा पैदा कर लो तो तुम दोनों का गम कम हो जाएगा। हम कब कह रहे हैं कि 16 श्रृंगार करो, पर कम से कम जूही को माथे पर एक बिंदी तो लगा लेनी चाहिए। आदि आदि। जूही पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था, पर अजीत को गुस्सा आता कि माँ को अपने बेटे की इतनी चिंता थी, किंतु जूही की जरा भी नहीं। दो माएं थीं, अपने अपने गम में घुलती हुई, दिन रात। अजीत ने बहुत प्रयत्न किया जूही को समझाने का कि जीवन को फिर से शुरू करना चाहिए, कि वे अभी बूढ़े नहीं हो गए, कि उन्हें एक और बच्चे का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो एक बच्चा गोद ही ले लेना चाहिए, और ना जाने क्या क्या। लेकिन जूही के दिमाग में कुछ घुसे तब ना। जितना अजीत ने उसे समझाने की कोशिश की, वह उससे उतनी ही दूर होती चली गई। अब तो अजीत दफ्तर तभी छोड़ता जब सफाई कर्मचारी उससे घर चले जाने को कहते। उसे शराब कभी अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी वह दोस्तों के साथ हर शाम पब में जा बैठता, एक बियर लेकर आधी रात तक वहीं बैठा रहता। घर जाकर करता भी क्या? जो ही भोजन जरूर पकाती थी, और जब तक अजीत घर ना आ जाए कुछ खाती भी नहीं थी। लेकिन उसके सामने बैठकर एक कौर गले से उतारना मानो जहर निगलने जैसा था। अजीत उसके चेहरे पर एक नजर डालते भी डरता था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे यंत्रणा दी जा रही हो, जिसे वह होंठ भींचे चुपचाप सहने को तुली हो। मजाल है कि एक आंसू भी उसकी आंख से कभी टपका हो, अंतर से कभी एक आह फूटी हो, या उसके मुंह से एक सिसकी निकली हो। अंतर में सारा दर्द दबाए वह एक ज्वालामुखी सी धधक रही थी। बेटा, सो जाना, क्यों दुखी करता है? देख, मैं कितना थक गई। तो कभी लोरी गाती, निंदिया बन के तेरी पलकों में छिप जाऊं, तू जागे मैं जागूं, तू सोए सो जाऊं। या फिर कभी गुस्से में, देख, अब अगर तू नहीं सोया तो मुझे तेरे पापा से शिकायत करनी पड़ेगी। अन्वेष के कमरे में बैठी वह घंटों उसकी तस्वीरों से बातें करती। अन्वेष के कमरे से आती जूही की आवाज सुन सुनकर अजीत की आंखें भर आती। उसे लगता कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गई। उसका मन होता कि जाकर जूही को सीने से लगाकर उसे इतना प्यार दे कि वह एक क्षण को भूल जाए कि अन्वेष उनके जीवन में कभी आया भी था। अन्वेष का कमरा एक मंदिर बन गया था, जिसकी सफाई करते जूही थकती न थी, या फिर उसे अन्वेष के कमरे में घुसे रहने का बहाना चाहिए था। धूप बत्ती से अन्वेष का दमा उभर आता, इसीलिए तरह तरह की विदेशी खुशबुओं से उसका कमरा सदा महकता रहता था। अन्वेष के तकिए को सीने में भींचे वह बाल कृष्ण के पालने को झुलाती रहती,
जो उसके बिस्तर के पास ही रखा था। जूही घंटों से बैठी टीवी को निहार रही थी कि अचानक अजीत के दफ्तर से फोन आया। जूही से सीधे सेंट जॉन्स अस्पताल पहुंचने के लिए कहा गया था, जहां अजीत को ले जाया जा रहा था। उसे दिल का दौरा पड़ा था। लगा कि वह एक दुस्वप्न देख रही थी। इतना दुर्भाग्य! ना जाने कब तक वह भौचक सी फोन पकड़े खड़ी रही। यकायक उसे लगा कि जैसे वह एक बार फिर से जिंदा हो गई हो। एक बड़ी अजीब सी संवेदना, जिसके रहते वह खुद को कोस भी रही थी कि अजीत के मृत्यु शैया पर होने की खबर सुनकर उसे कैसे करार आ सकता था। अपने को धिक्कारती हुई वह जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगी। पहली बार उसे यकीन हुआ कि बेटे का गम अजीत को भी था, जिसका नतीजा इस रूप में सामने आया। वह तो हमेशा यही सोचती रही कि अजीत कितना सख्त जान था, बेरहम था। उसके हिस्से का मातम भी उसे ही करना था। अजीत को बाईपास के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले ही जा रहे थे कि वह पहुंची। अजीत के सफेद चेहरे से लग रहा था कि जैसे उसमें जान ही ना हो। इसी एक पल में भगवान से उठा उसका विश्वास लौट आया। हे भगवान, दोबारा नहीं। अब यदि मैंने आत्महत्या की तो मुझे दोष नहीं देना। जूही ने जैसे ही अजीत के कंधे पर हाथ रखा, कहीं गहरे से एक हिचकी सतह पर आ गई। डोंट वरी जूही, आई विल बी ऑल राइट, भर कह पाया, और एक तन्हा आंसू अजीत के गाल पर लुढ़क पड़ा। चाह कर भी जूही अपनी सिसकियां नहीं दबा पाई। डॉक्टर उसे जबरदस्ती एक तरफ ले जाकर सांत्वना देने लगे। उसे लगा कि अंतर में सुलगता ज्वालामुखी फटने को था। 8 महीनों में यह पहली बार हुआ कि जूही अन्वेष को भी भूल गई थी, और डॉक्टरों के समझाने के बावजूद वह पूरे हफ्ते अस्पताल में ही टंगी रही। जिस शाम को अजीत घर आने वाला था, बिना खाए पिए घंटों लगाकर जूही ने पूरा घर चमका दिया। अजीत की अलमारी से सारे कपड़े निकालकर ड्राई क्लीनर्स को दे आई, और वापस आते समय ढेर सारे गुलाब और लिलीज खरीद लाई। घर में जहां देखो वहां फूल ही फूल महक रहे थे कि जैसे कोई खास मेहमान आने वाला हो। उसे याद आया कि जब भी वह अजीत से फूल ना लाने की शिकायत करती थी, तो वह उसे आलिंगन में ले कह उठता था, तुमसे अधिक सुंदर कोई फूल मिलेगा तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। उसके गालों पर गुलाब खिल उठे, और एक पल के लिए वह खुद से ही सकुचा गई। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।